हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम पढ़ते हैं हिस्ट्री भारत एंड द वर्ल्ड का चैप्टर 9 क्लास 10, जिसका नाम है 50 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। तो इंडिया के इंडिपेंडेंस होने के 50 ईयर्स के बाद की जो बातें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो इंडिया को इंडिपेंडेंस मिलती है ब्रिटिशर्स से। 15 अगस्त 1947 को इंडिया आज़ाद हो जाता है और इंडियंस ने जो है ना 100 ईयर्स स्ट्रगल किया था इस दिन को देखने के लिए। ब्रिटिशर्स रूल किया इंडिया पर 190 ईयर्स। अभी पीछे जो डिवाइड एंड रूल वाली जो पॉलिसी थी उसके बाद उन्होंने 90 ईयर्स और रूल किया था इंडिया पर। तो हम कह सकते हैं 190 ईयर्स ब्रिटिशर्स ने रूल किया। देखो, बहुत सारे इन्वेडर्स आते गए, इंडिया को लूटते गए, सोने की चिड़िया को बिल्कुल वीक और पुअर कंट्री बनाकर छोड़ दिया। और फिर वो इतनी पुअर वीक हो गई थी कि ब्रिटिशर्स यहाँ पर आकर ब्रिटिशर्स ने अपने कंट्रोल में किया और कॉलोनी बनाई। यहाँ से रॉ मटेरियल लेके जाते, यहीं पे मैन्युफैक्चर गुड्स को बेचते। तो इंडिया जो है, ब्रिटिशर्स ने इंडिया को बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक एक्सप्लॉइट किया था और पीपल्स को भी बहुत नाराज किया था। इस वजह से पीपल्स ने स्ट्रगल्स मूवमेंट्स वगैरह किए, रिवोल्यूशनरीज ने रिवोल्यूशन की, मूवमेंट्स किए, बाद में जाकर अटेन की उन्होंने इंडिपेंडेंस को। तो 15 अगस्त को इंडिपेंडेंस इंडिया को मिल गई थी 1947 को। और बहुत सारे पैट्रियट्स ने क्या कि अपने लाइफ को भी सेक्रीफाइस किया सिर्फ और सिर्फ इंडिया को इंडिपेंडेंस कराने में। और इंडिपेंडेंस मिलने के बाद जो है वहाँ पर कम्युनल डिवीजन ऑफ द कंट्री का जो है कम्युनल बेसिस पर डिवीजन कर दिया। कम्युनल बेसिस मीन्स टू से जो मुस्लिम्स हैं, मुस्लिम को पाकिस्तान दे दिया और इंडियंस को के लिए इंडिया। इस वजह से कम्युनल डिवीजन पर कंट्री डिवाइड होती है। दिस वाज अ रिजल्ट, और ये रिजल्ट था ब्रिटिश पॉलिसी का डिवाइड एंड रूल का, जिसकी वजह से जिन्ना ने 2 नेशन थ्योरी को डिमांड किया ताकि पार्टीशन हो सके कंट्री का। और बट द कम्युनलिज्म जो है वो अंडर एस्टिमेट बाय द ग्रेट लीडर्स एंगेज इन द स्ट्रगल फॉर। बहुत सारे ग्रेट लीडर्स ने क्या किया, इंडिपेंडेंस के लिए स्ट्रगल किया। अब इसी वजह से हम कह सकते हैं दे कुडंट गेस द पार्टीशन ऑफ, वो कंट्री के पार्टीशन को गेस नहीं कर सकते। इन द एंड में जो कम्युनलिज्म है वो एक रीजन बनता है इंडिया के पार्टीशन का। कम्युनलिज्म मतलब धर्म ही रीजन बनता है पार्टीशन, इंडिया के पार्टीशन का। जो कंट्री है बहुत सारे चैलेंजेस को फेस किया है कंट्री ने ड्यू टू द सर्कमस्टेंसेस अराइजिंग आउट ऑफ द पार्टीशन के बाहर बहुत सारी परिस्थितियों को भी फेस किया इंडिया ने। और बट डिस्पाइट दीज चैलेंजेस एंड प्रॉब्लम्स ने ही इंडिया को इतना सक्सेस बना दिया, इतना सक्सेस की इंडिया ने। अब हम पढ़ेंगे जो हिस्ट्री है 5 डिकेड्स। 1 डिकेड इज इक्वल टू 10 ईयर्स। तो 5 डिकेड्स के बारे में, हिस्ट्री ऑफ 5 डिकेड्स मीन्स टू 50 ईयर्स के बारे में हम पढ़ेंगे। इंडिपेंडेंस मिलने के 50 साल। पार्टीशन ऑफ कंट्री का पार्टीशन। इंडिया को इंडिपेंडेंस, आफ्टर द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया को इंडिपेंडेंस मिलने के बाद देयर वाज आल्सो अनफॉर्चुनेट पार्टीशन ऑफ द कंट्री का पार्टीशन हो जाता है। एज आ रिजल्ट ऑफ पार्टीशन के रिजल्ट ऑफ द कंट्री पाकिस्तान वाज फॉर्म्ड। पाकिस्तान को फॉर्म किया गया कौन कौन से रीजन्स को जोड़कर, नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटायर रीजन को, वेस्ट पंजाब को, सिंध को, बलूचिस्तान को, ईस्ट बंगाल को फॉर्म करके पाकिस्तान बना दिया जाता है। अ लार्ज पार्ट ऑफ मुस्लिम पॉपुलेशन जो थी फ्रॉम इंडिया से अब माइग्रेट होकर जो नया पाकिस्तान है उसमें चली जाती है। इसी सेम टाइम पर बहुत सारे हिंदू सिख जो उस एरिया में जो नया पाकिस्तान बनाया वहाँ पर रह रहे थे, अब उनको इंडिया में आना पड़ा, माइग्रेट करना पड़ा। इंडिया में जो मुस्लिम रह रहे थे अब उनको जाना पड़ा नया पाकिस्तान में, और जो नए पाकिस्तान में हिंदू रह रहे थे, सिख रह रहे थे, वो इंडिया में आ जाते हैं। तो दिस वॉज द ग्रेट माइग्रेशन हुई थी। वर्ल्ड में पहली बार इतनी बड़ी माइग्रेशन हुई थी बहुत ही शॉर्ट टाइम में। अब माइग्रेशन जो थी वो ट्रेन की हेल्प से, मिलिट्री व्हीकल की हेल्प से, और बहुत सारे जो ग्रुप्स थे फूट्स पर पैरों पर जाते थे। तो क्या होता था ना, जैसे जैसे जो इंसान माइग्रेशन करते थे अपने पैरों से पैदल जाकर, तो बहुत सारे ऐसे लोग होते थे जो ग्रुप बनाकर उनको मार देते थे, जाने से पहले मार देते थे। और बहुत सारे ऐसे ही इंसान होते थे जो अपने घर की वुमेन्स को ही मार देते थे, अपनी घर की इज्जत को बचाने के लिए वुमेन्स को ही रास्ते में पहले ही मार के फिर जाया करते थे ताकि उनकी घर की जो है इज्जत बची रह सके। तो बहुत सारी किलिंग्स भी हुई थी वहाँ पर। Years of peaceful coexistence with Muslims had now developed into communal hatredness। लेकिन अब जो है लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा नफरत बढ़ चुकी है। दिस इज़ वाई, इसी वजह से जो इंसिडेंट्स है वायलेंस का, अर्जन रेप वर हैपनिंग ऑल अराउंड, ये सारी चीज़ें होती रही। बहुत सारे रिफ्यूजीज वर कमिंग बोथ कंट्री से, जो रिफ्यूजीज से आ रहे थे, वाइल देयर टीयर्स नीडेड टू बी वाइप्ड आउट एंड दे हैड टू बी रिसेटल्ड, और उनको क्या है बहुत रिसेटल्ड करना पड़ेगा। और इसी वजह से जो पीपल इंडिया में आए थे उनको जो है टेम्परेरी कैंप्स में रहना पड़ा, उनके बाद फिर उनके लिए परमानेंट सेटलमेंट का अरेंजमेंट कर दिया गया। अब इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसेस स्टेट्स। हमारा जब इंडिया आज़ाद हुआ, जब यहाँ पर 565 प्रिंसेस स्टेट्स थी जो ब्रिटिशर्स के अंडर में थी, वहाँ पर प्रिंसेस काम करते थे लेकिन ब्रिटिशर्स के अंडर में। अब
इंडिया इंडिपेंडेंस हो चुका है। अब 565 प्रिंसेस स्टेट्स को क्या 3 ऑप्शंस दिए गए, चाहे तो इंडिया के साथ मिलो और चाहे पाकिस्तान के साथ मिलो या फिर तुम एक अपना खुद की इंडिपेंडेंट स्टेट बनाओ। तो 3 स्टेट्स को छोड़कर सारी की सारी स्टेट्स को सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिसको आयरन मैन बोलते हैं, उन्होंने क्या किया, सारी स्टेट्स को इंडिया में मिला दिया। हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर को छोड़कर हैदराबाद एंड जूनागढ़ को भी पब्लिक ओपिनियंस की हेल्प लेकर उसको भी मिला दिया। लेकिन जो कश्मीर है, उनके जो राजा है, उन्होंने क्या किया, जो जम्मू कश्मीर के राजा है वो सिर्फ प्रिंसेस स्टेट को इंडिपेंडेंट रहते थे। लेकिन 22 अक्टूबर को 1947 में क्या हुआ, जो पाकिस्तानी आर्मी थे, जो ट्राइबल्स थे, उन्होंने अटैक कर दिया जम्मू एंड कश्मीर पर। तो महाराजा जो हरि सिंह थे, उन्होंने क्या किया, स्ट्रक बाय द इन्वेजन ऑफ पाकिस्तान के जो आक्रमणकारी थे, उन्होंने हरि सिंह पर हमला कर दिया। इस वजह से उन्होंने एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया इंडिया के साथ, जिससे कि वो इंडिया में मिल जाएंगे। और नाउ द इंडियन आर्मी ने क्या किया, उनको हराकर भगा दिया वहां से। और ceasefire was declared on both sides after India took the matter to United Nations Council। और फिर एक एग्रीमेंट हुआ दोनों साइड से, और फिर उसके बाद जो ये मैटर है यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल के पास पहुंच गया। ड्यू टू द ceasefire अबाउट 1/3 ऑफ द कश्मीर रिमेन्ड विद पाकिस्तान। और जो एग्रीमेंट हुआ था उससे क्या हुआ, 1/3 जो तेना कश्मीर वो पाकिस्तान के साथ चला गया। अंडर दो सर्कमस्टेंसेस आर्टिकल 370 को टेम्परेरी ऐड किया गया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, सिर्फ और सिर्फ कश्मीर के लिए, जो कि आर्टिकल जो 370 था वो कश्मीर को जो है ना बहुत सारे स्टेटस, स्पेशल स्टेटस देता था। मतलब उनका खुद का कॉन्स्टिट्यूशन था, उनके खुद का फ्लैग था, उनकी हर चीज़ें खुद की ही थी। वहाँ पे कोई ज़मीन नहीं खरीद सकता, वहाँ की जो लड़कियाँ हैं बाहर जाकर शादी नहीं कर सकते, उनके खुद के ही रूल्स थे, उनके खुद के ही। तो स्पेशल स्टेटस दिया गया सिर्फ और सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर को आर्टिकल 370 के हेड से। अब देखो कॉन्स्टिट्यूशन को कैसे बनता है। कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को फॉर्म किया गया, और ताकि जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ऐसे नहीं है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन देखा और बना दे, नहीं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने बहुत सारी कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशन से भी जाकर गुजरा है। जैसे कि जापान है, जापान के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने कुछ लिया है, यूएसए की कॉन्स्टिट्यूशन से हमने कुछ लिया है, रशिया के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने कुछ लिया है। तो हमने अलग अलग कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बहुत सारी चीज़ों को लिया है, जिससे कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को फॉर्म किया। और ऐसे नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूशन को फॉर्म कर दिया 1-2 महीने में, नहीं, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन था सबसे ज्यादा टाइम लगा था इसको फॉर्म करने में, और सबसे बड़ा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इंडिया का ही है। तो इसको 2 साल और 11 मंथ्स लगे थे और 18 डेज लगे थे। तो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को फॉर्म किया गया टू मेक कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में 389 मेंबर्स को फॉर्म किया गया, और उसकी जो फर्स्ट मीटिंग है वो 9 दिसंबर 1946 में हुई थी। जो राजेंद्र प्रसाद है, उनको परमानेंट प्रेसिडेंट बना दिया गया कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का। 22 कमिटीज को फॉर्म किया गया कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने, जिनमें से एक सबसे इंपॉर्टेंट कमेटी है ड्राफ्ट कमेटी। ठीक है, उसके अंदर 7 मेंबर्स थे ड्राफ्ट कमेटी का, जो कि भीमराव अंबेडकर की लीडरशिप के अंदर थे। और इस कमेटी को टास्क दिया गया था कि जो ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन है उसको फॉर्म करने का। लीगल एक्सपर्ट्स, इंटेलेक्चुअल्स डिस्कस करते हैं, बहुत सारी कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशन से गुजर कर फिर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया गया था, और इसमें बजट भी बहुत लगा था। तो 26 नवंबर 1949 को फाइनली जो कॉन्स्टिट्यूशन है फ्रेम हो गया था, और इसको 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे थे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में। इसको इम्प्लीमेंट किया गया था 26 जनवरी 1950 को एडी को। और एवरी ईयर जो हम सेलिब्रेट करते हैं रिपब्लिक डे को, इसलिए सेलिब्रेट करते हैं क्योंकि पास्ट में हिस्ट्री में जो 26 जनवरी है 26 जनवरी जो है उसको सेल्फ रूल की तरह हमने सेलिब्रेट किया था हिस्ट्री में। इस वजह से 26 जनवरी को रिपब्लिक डे के तौर पर हम सेलिब्रेट करते हैं। और हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है बेस्ड ऑन सेंटिमेंट, पीपल्स की फीलिंग्स के ऊपर बेस्ड है। और इसी वजह से जो प्रियम्बल है कॉन्स्टिट्यूशन का डिक्लेयर करता है इंडिया को एक सोवरीन, मतलब किसी और के इंटरफेरेंस के अकॉर्डिंग जो है इंडिया में कोई और इंटरफेरेंस नहीं है किसी का। और जो इसका लीडर होगा उसको पीपल इलेक्ट करेंगे, और डेमोक्रेसी मतलब पीपल ही इलेक्ट करेंगे, पीपल ही मेन जो है रोल इसमें करेंगे। सेक्युलर मतलब कि सारे के सारे जो धर्म है यहाँ पे इक्वल है, रिलीजन हर इक्वल रिलीजन है, कोई नीचा है नहीं है, कोई ऊंचा नहीं है, तो सारे के सारे रिलीजन इक्वल है। अब कंट्री के फर्स्ट इलेक्शंस होते हैं 1951 और 1952 में। अब देखो इंडिया के फर्स्ट जनरल इलेक्शन 1951 और 1952 एडी में होते हैं। ये जो क्वेश्चन है आपके जो बोर्ड के एग्जाम है इसमें 1 मार्क्स में पूछा जा सकता है, इसको रिवाइज करना। अबाउट 17 करोड़ 30 लाख वोटर्स पार्टिसिपेट करते हैं इस इलेक्शंस में। और जहां पर जो है टोटल जो है लोकसभा में 489 सीट्स थी लोकसभा में, और 14 नेशनल और 63 रीजनल एंड लोकल पार्टीज ने पार्टिसिपेट किया इलेक्शन में। ये ऐसे पहली बार वर्ल्ड के पहले इलेक्शन है जिसमें इतने सारे वोटर्स ने पार्टिसिपेट किया था। जो कांग्रेस थी जिसको हेड कर रहे थे जवाहरलाल नेहरू, वो जीत जाते हैं इलेक्शंस में। रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स को रीऑर्गेनाइजेशन, अब स्टेट्स को कैसे रीऑर्गेनाइज किया गया। अब
इंडिपेंडेंस के बाद जो एडमिनिस्ट्रेशन था इंडिया का उसको डिवाइड कर रखा था प्रिंसेस स्टेट्स में, कि जो है 5 प्रिंसेस स्टेट्स थी। कोई प्रिंसेस स्टेट यहाँ रूल कर रही थी, कोई किसी पर कोई प्रिंस रूल कर रहा था, लेकिन सारी की सारी ब्रिटिशर्स के अंडर थे। ब्रिटिशर्स ने अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग को डिवाइड कर रखा था। इंडिपेंडेंस के बाद जो ये प्रिंसेस स्टेट्स है ये इंडियन यूनियन में इंक्लूड हो जाती है, तो ये जो है पूरी की पूरी ये हमारे भारत में आ जाती है सारी प्रिंसेस स्टेट्स। और देयर वाज अ नीड टू रीऑर्गेनाइज। तो अब क्या जरूरत पड़ी कि जो स्टेट्स है उनको लैंग्वेज के बेस पर डिवाइड किया जाना चाहिए, दोबारा से फॉर्म किया जाना चाहिए। लैंग्वेज के बेस पर क्यों? क्योंकि कुछ ऐसे प्रिंसेस स्टेट्स हैं जो अलग भाषा बोलते हैं, कुछ अलग भाषा बोलते हैं, तो उनको लैंग्वेज के बेस पर फॉर्म करना ही बेस्ट रहेगा। तो लैंग्वेज के फॉर्म पर इनको फॉर्म किया जाता है स्टेट्स को। तो जो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन है वो अपॉइंट करता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जिस इनमें 1953 एडी में, ताकि जो है रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स को रीऑर्गेनाइज दोबारा से फॉर्म किया जा सके। तो जो कमीशन है वो फंक्शन क्या था उसका? तो रिकमेंड एनी अरेंजमेंट फॉर रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस पर स्टेट्स को फॉर्म करना मेन उसका फंक्शन था। तो ऑन द बेसिस ऑफ रिपोर्ट के बेसिस पर, कमीशन की रिपोर्ट के बेसिस पर स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट को पास किया गया 1956 एडी में, जिसकी हेल्प से 14 स्टेट्स और 6 यूनियन टेरिटरीज को फॉर्म किया गया और हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया गया। इंग्लिश जो है जैसे गवर्नमेंट पोस्ट वगैरह या गवर्नमेंट ऑफिस में यूज की जाती है। अब इंडिपेंडेंस ऑफ द रीजन अंडर, अब ऐसे भी कुछ एरियाज थे, रीजन थे जो इंडिया के, जो अभी भी पुर्तगीज और फ्रेंच के अंडर में थे। इंडिपेंडेंस के बाद भी कुछ ऐसे एरियाज जो फ्रांस के, पुर्तगाल के अंडर में थे, जैसे कि पौंडीचेरी, माही, कैलिकट, यनम एंड चंद्रनगर, ये फ्रेंच के कंट्रोल में थे। फ्रेंच गवर्नमेंट ने इंडिया को दे दी थी 1954-80 में। फिर गोवा, दमन एंड दीव, दादर एंड नागर हवेली, ये पुर्तगीज ने ऑक्यूपाई करके थे। पुर्तगीज नहीं देना चाहते थे ये हमको, लेकिन हमने लड़ाई वगैरह करने के बाद 1961 एडी में ये इंडिया के कंट्रोल में आ जाते हैं। अब नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट क्या थी? क्या हो रहा था ना कंट्री में, सेकंड वर्ल्ड वॉर के लिए ना 2 ग्रुप्स बटे हुए थे। एक ग्रुप था यूएसए, दूसरा ग्रुप था यूएसएसआर, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। ये दोनों के दोनों सुपर पावर्स थी। अब नाम था एक नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट थी। वो मूवमेंट्स थी, इनमें वो कंट्री थी वो जो ना तो यूएसए की तरफ थी और ना यूएसआर की तरफ थी, क्योंकि ये ऐसी कंट्रीज थी जिनको पहले ही बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक लॉस हो चुका था। अगर वो वॉर में, अगर वो किसी भी साइड में जाते तो उनको बहुत लॉस होता उनका। इस वजह से यहाँ पर बहुत सारी ऐसी कंट्रीज थी जो दोनों में से किसी साइड में थी, और इंडिया सबसे आगे थी इस कंट्री में। इंडिया किसी की साइड भी नहीं रही। अब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद बहुत सारी ऐसी कंट्रीज थी वर्ल्ड जो डिवाइड की गई थी 2 फैक्शंस में आइडियोलॉजीज के बेस पर, और वन ऑफ दीज फैक्शन था यूएसए था, दूसरा सोवियत यूनियन था। जो ये ग्रुप था इसको यूएसए तो वेस्टर्न ब्लॉक के नाम से जाना जा रहा था, और जो यूएसएसआर था उसको ईस्टर्न ब्लॉक के नाम से जाना जा रहा था। इन ऑर्डर टू गेट इकोनॉमिक और टेक्निकल कोऑपरेशन पाने के लिए इंडिया ने ट्राई किया दोनों ग्रुप्स के साथ इक्वल रिलेशनशिप बनाने की कोशिश की। एज इंडिया वांटेड, क्योंकि इंडिया जो है अपने आप को खुद की एक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी को बनाना चाह रहा था, इसी वजह से इसने अडॉप्ट किया पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट। इंडिया वाज कीन टू मेंटेन इंडिपेंडेंस ऑफ थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज की इंडिपेंडेंस को मेंटेन करना चाह रहा था। फ्रॉम द वेरी बिगनिंग इंडिया ने अडॉप्ट की पॉलिसी ऑफ स्टेइंग सेपरेट, कि दोनों से ही सेपरेट रहेंगे, दोनों ग्रुप से ही। और इसी वजह से इन्होंने कहा कि जो राइट है वो राइट है, रोंग है वो रोंग है, और इस वजह से उसने किसी भी ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया। इंडिया मूवमेंट ऑफ नॉन अलाइनमेंट एक सिंबल है ग्लोबल पीस का, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट ऑफ पूरे कंट्रीज के लिए। नॉन अलाइनमेंट एक ग्लोबल पीस, शांति का, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल डेवलपमेंट का एक सिंबल है। अब ग्रीन रेवोल्यूशन देखो, विद द पार्टीशन, कंट्री के पार्टीशन के साथ बहुत सारी जो फर्टाइल लैंड है वो पाकिस्तान के साथ चली जाती है। 1960 में इंडो चाइना वॉर होता है और इंडिया पाकिस्तान वॉर होता है, जो ड्रॉट पड़ जाती है, हमारी इकॉनमी को बिल्कुल वीक कर देती है। इसी वजह से बहुत फूड क्राइसिस, फूड में बहुत कमी आ जाती है, और एक नई एग्रीकल्चर पॉलिसी को अनाउंस किया जाता है फार्मर्स के लिए। इसमें क्या, इस पॉलिसी में क्या था, जो यूज था चीप और एडवांस सीड्स का, जो सस्ते में जो है सीड्स को बेचा जा रहा था, फर्टिलाइजर्स को, टेक्नोलॉजी को, वो एनकरेज इन द पंजाब में, हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में, ये सारी की सारी जो है चीज़ों को अवेलेबल कराया गया। और जिस एग्रीकल्चर पॉलिसी अरेंजमेंट्स को बनाया गया, इनको इलेक्ट्रिसिटी, इरिगेशन और चीप लोन्स दिया गया फार्मर्स से, जिसकी वजह से 1970 में वीट, राइस, मेज में बहुत ज़्यादा कल्टीवेशन हुआ कंट्री में, और रैपिड इंक्रीज जो प्रोडक्शन में, जो वीट में, राइस में, मेज में जो प्रोडक्शन में इंक्रीज हुआ ना, एग्रीकल्चर की प्रोडक्शन में इंक्रीजमेंट हुआ, इसको बोलते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन था एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में इंक्रीज होना, येलो रेवोल्यूशन था ऑयल सीड प्रोडक्शन में इंक्रीज होना, ब्लू रेवोल्यूशन था फिशरीज में इंक्रीजमेंट होना, और व्हाइट
सोल्यूशन था मिल्क के प्रोडक्शन में इंक्रीजमेंट होना। अब पीरियड ऑफ इमरजेंसी, इमरजेंसी देखो आफ्टर इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया ने एक्सपीरियंस किया था सबसे बड़ी पॉलिटिकल क्राइसिस जो 1975 में हुई थी। इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट जो है ना 1971 एडी में जीत जाती है, क्योंकि उसने एक स्लोगन दिया था गरीबी हटाओ, रिमूव पॉवर्टी। इस वजह से जो इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट है वो सेंट्रल लेवल पर आ जाती है और जीत जाती है। और जो इंडो पाकिस्तान का वॉर होता है उसमें भी बहुत ही अच्छी तरीके से और बांग्लादेश को क्रिएट किया गया और इंडिया जीत जाता है। इस वजह से जो है इंदिरा गांधी पूरी हर जगह जो है वो बिल्कुल छा जाती है, इसकी पॉपुलैरिटी जो है बिल्कुल इंक्रीज हो जाती है। लेकिन बहुत सारे ऐसे इश्यूज थे जैसे अनएम्प्लॉयमेंट के, पॉवर्टी के, फूड शॉर्टेजेस की एंड प्रॉब्लम ऑफ बांग्लादेश की जो रिफ्यूजीज थे, जैसे कि लोगों को काम नहीं मिल रहा था, गरीबी बढ़ रही थी, खाना नहीं मिल रहा था, और जो बांग्लादेश के रिफ्यूजीज थे उनकी प्रॉब्लम्स को सेटलमेंट करना, ड्रॉट फैल गया था, मॉनसून का फेल होना, ये इतनी सारी प्रॉब्लम्स थी जिन्होंने जो कि कॉमन पीपल जो इंडियंस थे उनको बहुत ही नाराज कर दिया इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट ने। और इसी वजह से लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इन द कंट्री, इसी वजह से जो लॉ एंड ऑर्डर थे कंट्री में बहुत कम हो रहे थे, कि लॉ अच्छे से नहीं चल रहा था। इसी वजह से बहुत सारे पीपल्स ने स्ट्राइक करना शुरू कर दी, स्टूडेंट्स ने मूवमेंट करना शुरू कर दिया। जो लॉ एंड ऑर्डर थे सिचुएशन वॉज मेड बहुत ही खराब होते जा रहे थे बाय स्टूडेंट्स मूवमेंट्स, बहुत मेनली तो गुजरात में और बिहार में। एज अ रिजल्ट लार्ज पार्ट जो पब्लिक का है वो बहुत ही गुस्सा हो गई थी इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट से 1974 में। और एक जजमेंट आया इलाहाबाद हाई कोर्ट्स में 12 जून 1975 एडी में, कि जो इंदिरा गांधी है उसने अपने इलेक्शंस में कोड ऑफ कंडक्ट जो रूल्स थे उनका वायलेशन किया है, तो एक इसके अगेंस्ट एक जजमेंट आती है। इस डिसीजन के अकॉर्डिंग अब वो अपनी पोस्ट को और ज़्यादा होल्ड नहीं कर सकती, और ज़्यादा इस पोस्ट पर रह नहीं सकती। तो जयप्रकाश नारायण है, जिसको जेपी बोलते हैं, जो कि पॉपुलरली बोला जाता है लोक नायक, मतलब लोगों का जो लीडर है वो बोला जाता है, उसने पूरे ओपन तरीके से इंदिरा गांधी की जो रॉन्ग पॉलिसीज है उसको अपोज किया। ही वॉज ऑर्गेनाइजिंग, इसने क्या किया, सत्याग्रह और नॉन वायलेंस मूवमेंट्स को ऑर्गेनाइज किया गवर्नमेंट के अगेंस्ट, ताकि जो किस के अगेंस्ट, गवर्नमेंट के करप्शन के अगेंस्ट, इन्फ्लेशन के अगेंस्ट, पॉवर्टी जो गरीबी थी और जो वहाँ की जो नॉर्मल चीज़ें मिल रही थी जैसे दाल, चीनी, शुगर वगैरह जो ये चीज़ें मिल रही थी, इसका जो भाव था वो बहुत हाई कर दिया था। तो इनके अगेंस्ट भी ये इन्होंने बहुत सारे मूवमेंट्स को चलाया। ही ऑल्सो, इसने इंदिरा गांधी को इतना प्रेशराइज कर दिया कि अपनी पोस्ट से रिजाइन कर दे, और क्योंकि रिजाइन कर दो, और ड्यू टू द इंटरनल एंड एक्सटर्नल केसेस की वजह से उसने बहुत इसके ऊपर दबाव डाला कंट्री एज अ रिजल्ट ऑफ पॉलिटिकल क्राइसिस अराइजिंग इन कंट्री, डिसीजन ऑफ द कोर्ट। अब देखो जयप्रकाश ने क्या किया, एक स्लोगन जो है नेशनल पोइट है रामधारी दिनकर, इन्होंने एक लाइन लिखी जिसमें था कि सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, सिंहासन खाली करो नहीं तो जनता आ रही है, तो लीव द थ्रोन दैट द पीपल आर कमिंग, कि थ्रोन को छोड़ दो पीपल आ रहे हैं। इन्होंने ये इतना बड़ा स्लोगन दिया, और इस स्लोगन को ना आप अपने बोर्ड में लिख देना, जिससे कि आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिलने की संभावना है। अब देखो सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, स्लोगन पूरे वहाँ फैल गया। फाइंडिंग हरसेल्फ कोड, अब इंदिरा गांधी ने देखा मैं तो बहुत ही बुरी तरीके से फंस चुकी हूँ, सब मेरा अपोज कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, मूवमेंट शुरू कर रहे हैं। इस वजह से उसने क्या किया, 25 जून 1975 एडी में इमरजेंसी को डिक्लेयर कर दिया टू सेव हर पावर, अपनी पावर को सेव करने के लिए। जो प्रेस को बैन कर दिया, प्रेस को, अब न्यूज़पेपर भी पब्लिश नहीं होंगे, कोई किसी के बारे में कुछ नहीं बोलेगा। तो इन्होंने अब जो लीडर्स थे जैसे जयप्रकाश नारायण है या फिर अदर अपोजिशन लीडर्स थे, उन्होंने क्या किया, इस मूवमेंट का अगेंस्ट कर रहे थे गवर्नमेंट का, तो उसने क्या किया, मोरारजी देसाई हो गया, अटल बिहारी वाजपेयी हो गया, एल.के. अडवाणी हो गया, चरण सिंह हो गया, चंद्रशेखर हो गया, और बहुत सारे स्टूडेंट्स को अरेस्ट करवा दिया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को बैन करवा दिया, और जो वर्कर्स थे अरेस्ट करा दिए। मोर देन 1 लाख पीपल्स को अरेस्ट कराया गया इमरजेंसी के ड्यूरेशन में। और ड्यूरिंग दिस टाइम में पार्लियामेंट पे बहुत सारे इसने चेंजेस करवा दिए। अब बहुत सारी स्टेट्स है जहां पर पोजीशन हो रहा था पार्टीज का, गवर्नमेंट का, वो डिसमिस कर दी। जो कांग्रेस के अगेंस्ट पार्टी थी सारी की सारी पार्टीज को उसने डिसमिस कर दिया। पब्लिक को कंटिन्यू, पब्लिक ने क्या किया, रुके नहीं, पब्लिक उसको और अपोज करते गए, विरोध करते गए, जो अत्याचार किए जा रहे थे इमरजेंसी के टाइम पर, जिसकी वजह से जो गवर्नमेंट थी वो फोर्स हो गई इमरजेंसी को खत्म करने के लिए बिल्कुल आ गई। जो इमरजेंसी 25 जून 1975 एडी में लगी थी वो 21 मार्च 1977 एडी में बिल्कुल खत्म कर दी। सेम ईयर में जनरल इलेक्शंस होते हैं जिसमें जो इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट है वो हार जाती है और वो दूसरी इलेक्शन आ जाते हैं। जो इमरजेंसी होती है ना वो 3 टाइप की होती है। फर्स्ट होती है नेशनल इमरजेंसी, सेकेंड होती है प्रेसिडेंट रूल, और थर्ड होती है हमारी फाइनेंशियल इमरजेंसी। फाइनेंशियल इमरजेंसी जो हमारी कंट्री में एक बार भी नहीं लगी है, प्रेसिडेंट रूल जो है लगता ही रहता है, और नेशनल इमरजेंसी जो हमारी कंट्री में 3 टाइम्स लगी है। अब इसके बाद देखो शाहबानो केस के बारे में पढ़ते हैं। इंडिया में देखो देयर हैव बीन अ प्रैक्टिस ऑफ ट्रिपल तलाक। ट्रिपल तलाक की एक प्रैक्टिस है हमारी कंट्री में। ट्रिपल तलाक में क्या होता है, जो ट्रिपल तलाक अलाउ करता है एक मुस्लिम मैन को अपनी वाइफ को डाइवोर्स देने के लिए बिल्कुल मिनट्स में, बस 3 बार ये बोलना है, 3 बार डाइवोर्स डाइवोर्स डाइवोर्स, तलाक 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 बोलना है, जिससे कि तलाक मिल जाता है। तो
इंडिया के अंदर दे हैव बीन प्रैक्टिस ऑफ ट्रिपल तलाक जो है इन वन फॉर्म एंड अदर इन द मुस्लिम रिलीजन में है। एक 62 ईयर्स की जो मुस्लिम वुमेन थी जिसका नाम शाह बानो था, 5 बच्चों की वो मदर थी और उसको उसने वो गिवन अपने उसके हस्बैंड ने इसको तलाक दे दिया था। अब शाह बानो जो है कोर्ट में अप्रोच करती है कि मुझे अपने हस्बैंड से मेंटेनेंस चाहिए है। तो ठीक है भाई, ये इस डिसीजन को, ये जो डिसीजन है शाह बानो के फेवर में आता है। लेकिन शाह बानो क्या करती है, हाई कोर्ट में एक और पटिशन फाइल करती है कि मुझे इससे और एक्स्ट्रा एलिमोनी चाहिए, मुझे इससे कुछ ज़्यादा ही सामान, मुझे इससे ज़्यादा ही पैसे चाहिए हैं, उससे सामान चाहिए जिससे कि मैं अपनी और अपने बच्चों की जो है हेल्प कर सकूं। सो हाई कोर्ट ऑर्डर एंड इंक्रीज कर देता है इसमें भी, ठीक है, इसके फेवर में आता है फिर से। बट आफ्टर विनिंग द डिसीजन को जीतने के बाद भी इसके हैक्स हस्बैंड ने इसको सुप्रीम कोर्ट में अपील कर दिया। देखो, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में अपील होता है ना, तो इन्होंने हाई कोर्ट से क्या कर दिया, सुप्रीम कोर्ट में अपील कर दिया। और 1985 एडी में सुप्रीम कोर्ट अपहेल्ड द ऑर्डर ऑफ मध्य प्रदेश के ऑर्डर को अपहेल्ड करता है, रूल्ड इन शाह बानो केस में रूल करता है। ये जो डिसीजन है शाह बानो के केस में आता है, सुप्रीम कोर्ट में भी हाई कोर्ट में भी हर बार शाह बानो ही जीती है। लेकिन जो डिसीजन था जो कोर्ट ने दिया था हैव बीन अ बिग प्रोग्रेसिव स्टेप फॉर मुस्लिम सोसाइटी के लिए, बहुत ही बड़ा स्टेप्स था इसी वजह से, स्पेशली फॉर वुमेन्स के लिए तो। लेकिन जो ये डिसीजन था इसको अपोज किया गया, बड़े बड़े जो मुस्लिम लीडर्स थे और जो ऑर्गेनाइजेशन थी और वो प्रेशर डाल रही थी गवर्नमेंट के ऊपर कि ये क्या हो रहा है, ऐसे क्या, इसके ऐसे थोड़ा ना होता है। इसी वजह से क्या हो, राजीव गांधी ने, गवर्नमेंट ने रिवर्स कर दिया। राजीव गांधी की गवर्नमेंट ने जो डिसीजन दिया था ना सुप्रीम कोर्ट ने, उसको रिवर्स कर देते हैं, इलेक्टिंग एक लॉ को अनेक्ट करके 1986 एडी में पार्लियामेंट में एक लॉ को इलेक्ट करके जो केस दिया था ना उसको रिवर्स कर देते हैं। तो जो केस शाह बानो जीती थी ना, अब उसके हस्बैंड जीत जाते हैं केस, तो उसको कोई मेंटेनेंस नहीं मिलती। दिस अपीजमेंट पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट फॉर स्ट्रांगली, इस पॉलिसी को, जो गवर्नमेंट की पॉलिसी थी ना, इसको बहुत सारी वुमेन ऑर्गेनाइजेशंस ने इसको अपोज किया। मुस्लिम वुमेन्स ने, ग्रुप्स ने और बहुत सारे इंटेलेक्चुअल्स ने इसको अपोज किया। बट ड्यू टू इंटरवेंशन ऑफ गवर्नमेंट की इंटरफेयर की वजह से शाह बानो जो है जिताया जो केस है वो हार जाती है सुप्रीम कोर्ट से। देखो, जीत कर भी हार गई थी शाह बानो, मतलब जीत गई थी, जीतने के बाद भी हार गई गवर्नमेंट की वजह से, सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट की वजह से। अब देखो इकोनॉमिक प्लानिंग एंड डेवलपमेंट के बारे में देखो, 1944 एडी में 8 बिग इंडस्ट्रीज इन इंडिया प्रपोज करती है, लैंड रिफॉर्म्स को प्रपोज करती है 8 बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियलिस्ट। अब एक कोऑपरेटिव सिस्टम एंड एक प्लान डेवलपमेंट इन द फॉर्म ऑफ बॉम्बे प्लान में फॉर्म किया गया। अब बट आफ्टर द अटेनमेंट ऑफ इंडिपेंडेंस के अटेनमेंट के बाद इन द कंट्री में जो गवर्नमेंट थी फोकस करती है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ लार्ज गवर्नमेंट पे फोकस करती है, लार्ज गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस पे फोकस करती है एंड एक्सपेंशन ऑफ सोशलिज्म को एक्सपेंशन करने में। इन दिस रिगार्ड प्राइम मिनिस्टर नेहरू एस्टैब्लिश करते एडवाइजरी बॉडी को, जो कि जिसका नाम था प्लानिंग कमीशन, 15 मार्च 1950 एडी को, फॉर रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द इकोनॉमी को रिकंस्ट्रक्ट कर सके। इस वजह से प्लानिंग कमीशन को फॉर्म किया गया, नेहरू ने प्लानिंग कमीशन को 15 मार्च 1950 को फॉर्म किया। अब आफ्टर दिस, इसके बाद नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल को एस्टैब्लिश किया गया 6 अगस्त 1952 एडी में। इसका मेन फंक्शन क्या था, जो गाइडलाइंस है, जो गाइडलाइंस ऑन द एडवाइस एंड स्कीम्स गिवन बाय प्लानिंग कमीशन ने गाइडलाइंस और जो स्कीम्स दी है उसको रिवाइज करना है। अब इन्फ्लुएंस बाय 5 ईयर प्लान से इन्फ्लुएंस होने के बाद, प्रभावित होने के बाद 5 ईयर प्लान्स के बाद जो सोवियत यूनियन था, यूएसएसआर था, 5 ईयर प्लान्स को इम्प्लीमेंट किया। इंडिया जैसे यूएसएसआर में जो 5 ईयर प्लानिंग चल रही थी, वैसे ही इंडिया में 5 ईयर प्लानिंग को इम्प्लीमेंट कर दिया। अब मिक्स्ड इकोनॉमी की वजह से जो स्ट्रिक्ट गवर्नमेंट रेगुलेशंस थे एंड एनवायरमेंट ऑफ फ्री कॉम्पिटिशन का एनवायरमेंट था, कुडंट डेवलप नहीं हो पाया। जो इकोनॉमिक इंडस्ट्रियल पॉलिसीज इंप्लीमेंट की गई टाइम टू टाइम इंडिया में, ऑल्सो डिडेंट ब्रिंग, कुछ ज़्यादा इन्होंने चेंजेस इंप्रूवमेंट नहीं किए जो इन्होंने इतनी सारी पॉलिसीज को इंप्लीमेंट किया था, इतना चेंजेस नहीं हो पाए। ऑन द अदर हैंड, ड्यू टू द इकोनॉमिक पॉलिसीज अडोप्टेड बाय वेरियस, गवर्नमेंट ने जो पॉलिसीज को अडोप्ट किया था इन 1980 में, इंडियन इकोनॉमी हैड वीकन बाय टाइम। इंडियन इकोनॉमी जो है 1991 तक बहुत ही ज़्यादा वीक हो गई थी। इंडिया हैड टू अप्रोच द, इंडिया को क्या फिर इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक से अप्रोच करनी पड़ी फॉर द पेमेंट्स ऑफ इट, फॉरेन डेब्ट्स की पेमेंट के लिए उन्होंने अप्रोच किया इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड को और वर्ल्ड बैंक को। अब देखो, इस इकोनॉमिक क्राइसिस को फेस करने के लिए इंडिया हैड टू प्लेज 47 टन्स ऑफ गोल्ड, इंडिया को प्लेज करना पड़ता है। एंड देयरफॉर इन 1991 में
इंडिया हैड टू मेक इकोनॉमिक रिफॉर्म्स बनाने पड़ते हैं इकोनॉमी बाय एक्सेप्टिंग द कंडीशंस ऑफ इंटरनेशनल, जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने कंडीशंस दी थी उन कंडीशंस को इन्होंने एक्सेप्ट करके, वर्ल्ड बैंक के इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की कंडीशंस को एक्सेप्ट करके इन्होंने नए इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को इंट्रोड्यूस किया था। इवन आफ्टर दिस इंडिया इज ट्राइंग टू मूव, इसके बाद इंडिया भी अपने आप में क्या कर रही है, ट्राइंग टू मूव ऑन द पैथ ऑफ डेवलपमेंट बाय, तो इन्होंने क्या किया, पॉलिसी ऑफ इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन की पॉलिसी को अडॉप्ट की ताकि इंडिया भी जो है डेवलपमेंट के पैथ पे, रास्ते पर चल सके। इसमें क्या था, द लूजनिंग ऑफ गवर्नमेंट। इसके बाद देखो साइंटिफिक, इंडिया की जो साइंटिफिक एडवांसमेंट है वो, अब हमारे जो साइंटिस्ट है उन्होंने बहुत ही इंपॉर्टेंट प्ले रोल किया था इंडिया, रोल ऑफ इंडिया में उन द न्यू पैथ ऑफ डेवलपमेंट के नए पैथ पे हमारे जो साइंटिस्ट थे उन्होंने बहुत ही बड़ा प्ले किया था रोल। 1951 में इंडिया एस्टैब्लिश करती एक मिनिस्ट्री रिलेटेड टू साइंटिफिक रिसर्च एंड नेचुरल रिसोर्सेज के लिए। इंडिया 1951 में एक नई मिनिस्ट्री को फॉर्म करती है। इस ड्यू टू द रिसर्चेज वर्क डन अंडर द इंस्टीट्यूशंस लाइक इसरो, बार्क, IIT, इंडिया मूव्ड टुवर्ड, इंडिया जो है साइंटिफिक प्रोग्रेस की तरफ मूव करने लग गई। इस विद द टायरलेस एफर्ट्स ऑफ साइंटिस्ट जैसे कि होमी जहांगीर, भाभा विक्रम साराभाई, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम एंड कस्तूरंगन एटसेट्रा, इंडिया कुड मैन्युफैक्चर, अब इंडिया भी खुद माइसल्स बना सकती है जैसे कि पृथ्वी, मिसाइल्स बना सकती है जैसे कि पृथ्वी, नाग, अग्नि, आकाश, ब्रह्मोस एटसेट्रा। अब इंडिया भी खुद अपनी मिसाइल्स बना सकती है। अब 1974 AD में और 1990 AD में इंडिया ने अपने आप को सेक्युलर पावर्ड नेशन बना लिया न्यूक्लियर टेस्ट को कंडक्ट करके। हमारे जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने बहुत ही इंपॉर्टेंट रिमार्केबल रोल प्ले किया है इंडिया में ताकि इंडिया एक मेजर पावर बन सके इन वर्ल्ड में। इंडिया की फेमस साइंटिस्ट जैसे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, जिसको कि माइसल मैन इंडिया बोला जाता है, और इंडिया ने बहुत ज़्यादा नाम अर्न किया है स्पेस टेक्नोलॉजी में बाय स्पेंडिंग सैटेलाइट्स जैसे कि आर्यभट्ट, भास्कर, रोशनी एटसेट्रा को, सैटेलाइट्स को स्पेस में भेजकर बहुत ज़्यादा नाम अर्न किया है इंडिया ने। आज इंडिया इतना कैपेबल है कि वो सैटेलाइट्स को सेंड कर सकता है दूसरी कंट्रीज, सैटेलाइट्स ऑफ अदर कंट्रीज, दूसरी कंट्रीज की सैटेलाइट्स को भी सेंड कर सकता है। इंडिया आज इतना कामयाब हो चुका है। अब इसके बाद देखो इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है, फॉरेन पॉलिसी ऑफ एनी कंट्री जो होती है वो उसकी डोमेस्टिक और इंटरनेशनल फैक्टर्स पे बेस होती है। डोमेस्टिकली जो हिस्ट्री है, कल्चरल, जियोग्राफी की एंड इकोनॉमिकली हैव डिटरमाइंड द ऑब्जेक्टिव्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ, तो जो हिस्ट्री है, कल्चरली, जियोग्राफिकल, इकोनॉमी डिटरमाइन करती है ऑब्जेक्टिव्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ इंडिया की फॉरेन पॉलिसी के ऑब्जेक्टिव्स एंड प्रिंसिपल्स को, जो उसकी हिस्ट्री कल्चरल एंड जियोग्राफिकल इकोनॉमी ही डिटरमाइन करती है। एज एन इंटरनेशनल फैक्टर की वजह से जो रीजनल एनवायरनमेंट है, बॉर्डर के डिस्प्यूट्स है, और जो कोल्ड वॉर हुआ है, कोल्ड वॉर होता है बिना किसी हथियार उठाकर जो लड़ाई की जाती है वो होती है कोल्ड वॉर। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्ले रोल किया इन्होंने फॉरेन पॉलिसी को शेप देने में। जो मेन पिलर्स होते हैं इंडियन फॉरेन पॉलिसी की, वो पंचशील में 5 एग्रीमेंट्स किए गए थे चाइना के साथ, नॉन अलाइनमेंट जो दोनों में से पावर के साथ किसी के साथ नहीं थे, इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी ऑपरेशन, सॉलिडिटी विद डेवलपिंग कंट्रीज के साथ इन्होंने बहुत सारे एग्रीमेंट्स किए हैं, एंड गोल्स ऑफ अचीविंग नेशनल एंड ग्लोबल इंटरेस्ट को अचीव करने में बहुत सारे गोल्स भी बनाए हैं इन्होंने। इट इज़ नेसेसरी टू स्टडी दिस फॉरेन पॉलिसी ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द, अब ये इंपॉर्टेंट बन गया है फॉरेन इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है उसको स्टडी करना लास्ट 50 ईयर्स ऑन द 3 ग्राउंड्स पर। फर्स्ट है रिलेशंस जो है अदर नेबर कंट्रीज के साथ, रिलेशंस विद सुपर पावर्स के साथ, रिलेशंस और इंडिया एंड यूनाइटेड नेशंस के साथ। देखो अब रिलेशंस है इंडिया के नेबरिंग कंट्रीज के साथ। इंडिया की जो है 7 नेबरिंग कंट्रीज है। पाकिस्तान जो है, अब देखो ये इंडिया है थोड़ा सा, ठीक है, इंडिया के यहाँ पर पाकिस्तान है और चाइना और नेपाल इधर है, चाइना इधर है, मतलब नेपाल इधर है, चाइना इधर है, और भूटान यहाँ है, भूटान और बांग्लादेश इधर है, और म्यांमार जो है यहाँ पर इंडिया के थोड़ी सी बाहर आकर है, और ईस्ट में यहाँ पर श्रीलंका है। तो ये हमारी 7 नेबर कंट्रीज है। इंडिया के जो रिलेशंस है विद अदर कंट्री के साथ अच्छे हैं, एक्सेप्ट सिर्फ और सिर्फ चाइना को और पाकिस्तान को छोड़कर सारी कंट्रीज के साथ इंडिया के जो रिलेशंस है बहुत ही अच्छे हैं। अब पाकिस्तान के साथ रिलेशंस देखो, देर आर अपॉर्चुनिटीज फॉर हिस्टोरिकल सिमिलरिटी, हमारे इनके साथ ऐसी अपॉर्चुनिटीज है जो बिल्कुल सिमिलर है, क्योंकि पहले तो अनडिवाइडेड इंडिया था, पाकिस्तान इंडिया के साथ ही था। जब इन्वेडर्स आए इंडिया में वहाँ से लूट के लेके गए, तो ये हमारी जो है सिमिलैरिटी है, हिस्टोरिकल सिमिलैरिटी है कि सारी चीज़ें सेम ही थी, यहाँ से सारा सामान लूट कर लेके गई वो। कल्चरली होमोजेनिटी, सेंस ऑफ प्राइड इन वंस कल्चर, एक कल्चर में जो गौरव होती है ना वो फीलिंग्स है, सेम ही है।
एंड इकोनॉमिक सिमिलरिटी बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान में जो है, जो सिमिलरिटीज ही दोनों कंट्रीज में बहुत ज़्यादा हद तक सिमिलरिटीज ही है। बट लेकिन आज इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशंस हैव नॉट बीन एबल टू कम आउट ऑफ द रिलीज ऑफ कंपटीशन, टेंशन, कॉन्फ्लिक्ट एंड वॉर। लेकिन इंडिया एंड पाकिस्तान के जो रिलेशंस है आज इतने अच्छे नहीं है, क्योंकि वॉर होती रही है, कॉन्फ्लिक्ट, टेंशन बनी रही है, कॉम्पिटिशन बनता ही रहा है दोनों कंट्रीज के बीच में। तो पाकिस्तान ने अटैक किया 1947 में इंडिया में 1965 में वॉर हुआ था, 1971 में बांग्लादेश के लिए इंडिया के साथ वॉर हुआ था, 1999 में कारगिल वॉर हुआ था। सारे के सारे जो वॉर है इंडिया ही जीती थी। तो वो डिफीटेड बाय जो इंडिया के जो ब्रेव फोर्सेस है, इन्होंने इंडिया के जो ब्रेव फोर्सेस है, इन्होंने पाकिस्तान को हर बार हरा दिया है। डेस्परेट पाकिस्तान कंटिन्यूज टू एनकरेज इनडायरेक्ट, लेकिन जो है पाकिस्तान है अभी भी जो है पंजाब में, जम्मू कश्मीर में जो टेररिज्म है जो उसको फैलाता जा रहा है। अब रिलेशन विद चाइना के साथ रिलेशन देखो, चाइना एक इंपॉर्टेंट नेबर है हमारा इंडिया का, विच इज कीन टू प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है वर्ल्ड पॉलिटिक्स में। इंडिया जो है फर्स्ट नॉन कम्युनिस्ट कंट्री है जिसने कम्युनिस्ट चाइना को 1 जनवरी 1950 को रिकॉग्नाइज किया। प्राइम मिनिस्टर नेहरू ने बहुत सारे अटेम्प्ट्स किए हैं टू गेट कम्युनिस्ट चाइना एक परमानेंट प्लेस इन द सिक्योरिटी काउंसिल में। जो है इंडिया ने भी बहुत अच्छा प्ले रोल किया है। जो कम्युनिस्ट चाइना है वो अब यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का एक परमानेंट मेंबर है। एक्सपेनिस्ट चाइना अलाउज अ टेरेबल अटैक ऑन इंडिया के ऊपर जो है चाइना क्या करता है, अटैक करता है 1962 AD में, जिसमें वो जीत जाता है। इंडिया को बहुत ही हैवी लॉस को सफर करना पड़ता है, लाइफ एंड प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा जाती है इस वॉर में। कम्युनिस्ट चाइना डिक्लेयर एक यूनाइटेड एग्रीमेंट करता है इंडिया के साथ, इंटरनेशनल रेपुटेशन एंड सेल्फ रिस्पेक्ट बट डीपली हर्ट बाय दिस वॉर। इस वॉर ने क्या किया, इंडिया की जो सेल्फ रिस्पेक्ट है और रेपुटेशन है उसको बहुत ज़्यादा हर्ट किया। सिंस देन इंडो चाइना के जो रिलेशन हैव बीन बेस्ड ऑन टेंशन और मिसट्रस्ट के ऊपर ही बेस्ड है। अब इसके बाद रिलेशन है नेपाल और भूटान के साथ, जो रिलेशन अच्छे ही है, इतने खराब नहीं इनके साथ। इंडिया और नेपाल हैव बीन डीप सोशल, रिलीजियस एंड कल्चरल टाइज फॉर लॉन्ग टाइम तक। इनकी जो है सोशल, रिलीजियस, कल्चरल जो है टाइज अच्छी है। अब ओपन बॉर्डर बिटवीन टू हैज बीन अ सिंबल, जो बॉर्डर है ना दोनों के बीच में वो एक सिंबल है ट्रस्ट का। सिमिलरली इंडिया हैज क्लोज रिलेशन है भूटान के साथ, अदर कंट्रीज के साथ लोकेटेड, जो हिमालयस में लोकेटेड है भूटान। अब ट्रीटी जो था 1949 AD में जो ट्रीटी हुई थी, स्टैब्लिश एवरलास्टिंग, जो है कभी ना खत्म होने वाली फ्रेंडशिप को फ्रेंडशिप होती है इस ट्रीटी से बिटवीन दोनों कंट्रीज के बीच में। इंडिया का जो इमोशनल कनेक्शन है विद दोनों कंट्रीज के साथ इज ऑल्सो ड्यू टू हिंदू बुद्धिस्ट कनेक्शन की वजह से भी दोनों के बीच में इतनी अच्छी रिलेशन है, किसके बीच में, भूटान और नेपाल के बीच में। अब जो जियोग्राफिकल लोकेशन है भूटान और नेपाल की वो बहुत इंपॉर्टेंट है इंडिया की सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब देखो श्रीलंका के साथ जो रिलेशन है, जो श्रीलंका नीचे है, श्रीलंका जो है नियरेस्ट नेबरिंग कंट्री है, लोकेटेड इन द नॉर्थ इंडियन के ओशन में जो है लोकेटेड है श्रीलंका, वो बहुत ही नेबरिंग कंट्री है। देयर आर हिस्टोरिकल, पॉलिटिकली, सोशल, रिलीजियस कॉन्टेक्स्ट रहे हैं इंडिया और श्रीलंका के बीच में। आफ्टर इंडिपेंडेंस के बाद डिफरेंस हो गए थे दोनों कंट्री के बीच में, कुछ डिफरेंस हो गए थे। तमिल्स बेस्ड इन श्रीलंका के अंदर जो तमिल्स है उनके लिए जो है थोड़ी सी टेंशन हो गई थी। अब टेंशन हैज इंक्रीज हो गई थी ड्यू टू सेंडिंग ऑफ पीस फोर्सेज बाय इंडिया। इंडिया ने जो पीस कीपिंग फोर्सेज भेजी थी श्रीलंका में, उसकी वजह से थोड़ी सी टेंशन जो है दोनों कंट्रीज के बीच में हो गई थी 1987 में। बट इट कैनट बी कैप्ट इन द कैटेगरी ऑफ एनिमोसिटी। अब रिलेशन बिटवीन दोनों कंट्री के बीच में अब थोड़ी सी कॉल्ड्री रिलेशन से बस कुछ ही डिफरेंसेस हो गए थे। अब बांग्लादेश के साथ रिलेशन देखो, बांग्लादेश जो कि ईस्ट पाकिस्तान था 1947 से 1971 AD तक, और इंडिया ने बहुत ही ज़्यादा हेल्प किया पाकिस्तान को फॉर्म करने में, पाकिस्तान से अलग करने में। सो वेस्ट पाकिस्तान जो कि प्रेजेंट में पाकिस्तान है, और ईस्ट पाकिस्तान जिसको कि बांग्लादेश बोलते हैं, तो इंडिया ने बहुत हेल्प की थी। 6 दिसंबर 1971 में इंडिया वो जो पहली कंट्री थी जिसने बांग्लादेश को एक कंट्री को रिकॉग्नाइज किया था। इंडिया हैड स्पेशल रोल है बांग्लादेश के ओरिजिन में और विक्टिम ऑफ ऑपरेशन ऑफ वेस्ट पाकिस्तान। ड्यू टू द लैंग्वेज एंड कल्चरल एफिलिएशन देयर वाज एन एटमॉस्फेयर क्लोज। इस वजह से क्या हुआ, लैंग्वेज की वजह से और जो आपस में कल्चरल एफिलिएशन चल रहा था उसकी वजह से जो है दोनों के बीच का जो एटमॉस्फेयर है बहुत ही क्लोज फ्रेंडशिप हो गई और म्यूचुअल कोऑपरेशन दोनों कंट्रीज के बीच में था स्टार्टिंग से ही। अब ड्यू टू द मिलिट्री रूल की वजह से इंक्रीजिंग रिलीजियस फैंटिसिज्म देयर हैज बीन अ सिचुएशन ऑफ टेंशन इन द रिलेशंस। इंडिया ने हमेशा बांग्लादेश को सपोर्ट किया हर फील्ड में, टेक्नोलॉजी में, साइंस में, इंडस्ट्रीज में। अब रिलेशन विद म्यांमार और बर्मा इसका आज तो नाम है म्यांमार, लेकिन पहले इसका नाम बर्मा था। म्यांमार और बर्मा एक ऑफिशियल नेम है रिपब्लिक ऑफ म्यांमार का। ड्यू टू जियोग्राफिक कंडीशन इट इज ऑल्सो कॉल्ड द गेटवे भी बोला जाता है इसको, और गेटवे टू साउथ ईस्ट एशिया का गेटवे भी बोला जाता है म्यांमार को। इंडिया एंड म्यांमार शेयर 1600 किलोमीटर बॉर्डर शेयर करते हैं ये। मोस्ट ऑफ द पीपल है म्यांमार के फॉलोवर है बुद्धिज्म के, और इट्स द सेम के कल्चर क्लोज है बिटवीन द इंडिया एंड म्यांमार। बीइंग अ नेबरिंग कंट्री, म्यांमार जो है इकोनॉमिक, पॉलिटिकली, कल्चरली, स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है इंडिया के लिए, इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए। विद अ फ्यू एक्सेप्शंस इंडिया म्यांमार रिलेशंस जो है बहुत ही फ्रेंडली है, बस कुछ एक एक्सेप्शंस को छोड़ के। अब सुपर पावर कौन थी? 2 पावर्स थी, यूएसए एंड यूएसएसआर। लास्ट में जाके सिर्फ एक ही सुपर पावर रह जाती है, यूएसए। अब देखो 2 कंट्रीज है वर्ल्ड में, अमेरिका एंड फॉर्मर यूएसएसआर।
सोवियत यूनियन हैव एक्सेप्टेड एज सुपर पावर थे। आफ्टर इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया ने अडोप्ट की थी पॉलिसी थी कि दोनों के साथ इक्वल डिस्टेंस मेंटेन करूंगा, इक्वल फ्रेंडशिप दोनों के पावर से साथ। अब देखो इंडिपेंडेंस के बाद जो है एक हाथ पर नेहरू इंक्लिनेशन टुवर्ड साइंटिफिक आइडियोलॉजी इंक्रीज, ऑन द अदर हैंड जो पाकिस्तान की जो है क्लोजनेस जो है अमेरिका के साथ बढ़ रही थी, और इसी वजह से इंडिया ने भी यूएसएसआर के साथ अपनी रिलेशनशिप बनानी शुरू कर दी कि पाकिस्तान वहाँ बना रहा है तो मुझे यहाँ बनानी चाहिए। तो इंडिया यूएस की रिलेशन जो थे अफेक्ट हो जाती है इसमें, जब इंडिया यूएसएसआर के पास चली जाती है तो इंडिया के अमेरिका के जो रिलेशन है थोड़े से अफेक्ट हो जाते हैं। अब इसके बाद देखो एट अ लॉन्ग टाइम जो ये क्लोजनेस थी, द डिस्टेंस बिटवीन द इंडिया एंड अमेरिका जो कि इंक्रीज होते गया। 1991 में यूएसएसआर जो है वो अलग डिसइंटीग्रेट हो जाता है, बिखर जाता है, टूट जाता है, और रशिया यहाँ से एक सक्सेसर इमर्ज होकर आता है। तो दिस वर्ल्ड ने क्या किया, पूरे वर्ल्ड को सिर्फ एक वर्ल्ड यूनिपोलर, मतलब सिर्फ और सिर्फ अमेरिका को ही सुपर पावर बना दिया है। अब देखो इंस्टेड ऑफ आइडियोलॉजी के इंस्टेड इकोनॉमिक इश्यूज हैव बीन कम इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अब फ्रॉम द 1991 ऑनवर्ड्स इंडिया के जो रिलेशंस थे बहुत रशिया के साथ और अमेरिका के साथ बहुत ही बेटर हो जाते हैं। अब थर्ड देखो इंडिया के और यूनाइटेड नेशंस के, विद द एंड ऑफ सेकंड वर्ल्ड वॉर के एंड होने के बाद देयर वाज द नीड टू मेंटेन पीस, वर्ल्ड में पीस होने की, पीस को मेंटेन करने की बहुत ही ज़्यादा जरूरत हो गई थी। सो इसी वजह से 24 अक्टूबर 1945 एडी में यूनाइटेड नेशंस ने ऑर्गेनाइज की और इस्टेब्लिश किया, यूएनओ को इस्टेब्लिश किया। अब इंडिया जो थी वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर थी यूनाइटेड नेशन का, और इंडिया हैज़ ऑलवेज प्लेड इंपॉर्टेंट रोल किया है पीस कीपिंग फोर्सेस ऑर्गेनाइज बाय यूनाइटेड नेशंस बाय सेंडिंग इट्स ट्रूप, अपने ट्रूप्स को सेंड करने में इंडिया ने बहुत ही मेजर रोल प्ले किया है। और 1953 में विजय लक्ष्मी पंडित फर्स्ट फीमेल वुमेन थी जो प्रेसिडेंट बनी थी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की। अब आज भी इंडिया इज रिट्रीविंग टू गेट, इंडिया क्या है यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल में अपनी परमानेंट सीट बनाने की होड़ में लगा हुआ है कि अब 5 कंट्रीज है जिनके पास परमानेंट मेंबरशिप है। अब इंडिया भी चाहता है कि परमानेंट मेंबरशिप यूनाइटेड नेशन की। अब इसके बाद देखो आफ्टर इंडिपेंडेंस के बाद 1947 एडी में मैनी प्रेडिक्शंस बनाए गए थे, मैनी इंडियन एंड फॉरेन क्रिटिक्स ने बहुत सारे प्रेडिक्शंस बनाए थे इंडिया की इंडिपेंडेंस, कॉन्स्टिट्यूशन एंड डेमोक्रेसी के बारे में। दिस क्रिटिक्स को डेमोक्रेटिक सिस्टम इन इंडिया वुड नॉट लॉन्ग लास्ट। अब सम ऑफ दैम, कुछ ने ये बोला था कि सैड दैट द इंडियन यूनियन विद डिसइंटीग्रेट ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, कास्ट, कलर, रीजन्स, बट after 74 years of independence, India has only emerged on sound footing, but it is on the path of progress. अब 74 years की इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया जो है अब बहुत प्रोग्रेस कर चुका है। तो ये हमारा जो चैप्टर था 50 years ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया था। आज ये है हमारी जो 10th क्लास की पूरी हिस्ट्री है जो खत्म हो जाती है। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू।